आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक देखो क्या है, फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल। ठीक है ना, तो फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल हमें पढ़ना है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, कोई भी आपका डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है ना, मैं जल्दी एक ईमेल आईडी भी देने वाला हूँ, उस ईमेल आईडी पर भी आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो देखो इस टॉपिक को मैं पहले एक ग्लैंस दे देता हूँ, है ना, हमें पढ़ना क्या क्या है। तो फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल में हम देखेंगे किस तरीके से इंटेंसिटी वेरिएशन होता है जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है। फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल बेसिकली दो मेन आइडिया पे काम करता है, फिर उन दोनों मेन आइडियाज़ को हमें देखना है। ठीक है ना, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किस तरीके से फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल में हमें काम आता है, और फिर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस किस तरीके से अफेक्ट करती है फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल में ट्रांजिशंस को। ठीक है, तो ये चीज़ें आज हमने पढ़नी है, तो बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखो जो हमारे पास फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल है ना, ये एक्चुअली में एक्सप्लेन क्या करता है। फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है इंटेंसिटी को। किस चीज़ का इंटेंसिटी? स्पेक्ट्रल लाइंस का। अब वो स्पेक्ट्रल लाइंस कौन सी होगी? जो वाइब्रोनिक ट्रांजिशंस होंगे। अब ये वाइब्रोनिक ट्रांजिशंस कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के अंदर क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट यदि मेरे पास है, दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट मेरे पास यदि हैं। अब देखो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ये है और एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ये है, तो इन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बीच में क्या होता है, वाइब्रेशनल स्टेट्स होती हैं। ठीक है ना, तो इन वाइब्रेशनल स्टेट्स के अंदर जो ट्रांजिशंस होते हैं उसको हम बोलते हैं वाइब्रोनिक। समझ में आया? तो सीधी सी बात है, फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल इंटेंसिटी एक्सप्लेन करता है स्पेक्ट्रल लाइंस की। जो समझ में आया, वाइब्रोनिक ट्रांजिशंस की इंटेंसिटी एक्सप्लेन करता है। अब ये वाइब्रोनिक ट्रांजिशंस कौन से होते हैं? जो साइमल्टेनियस चेंज इलेक्ट्रॉनिक स्टेट और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में जब ट्रांजिशन होता है ना, एब्जॉर्प्शन की या इमिशन की वजह से जो स्पेक्ट्रल लाइन्स हमें मिलती हैं, उनकी इंटेंसिटी को फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है। ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे पास ऑक्सीजन मोलिक्यूल है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड मोलिक्यूल है, ये क्या है, आयोडीन मोलिक्यूल है। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं ना। तो ये मेरे पास क्या है, वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। ये क्या है, अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। समझ में आई बात? ये क्या है, लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये मेरे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, ये मेरे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। ठीक है ना, अब ये जो है V क्या है, V डैश 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, और ये क्या मेरे पास V डबल डैश 0 1 2 3 इस तरीके से। तो ये इन वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में ट्रांजिशंस जो होता है, जिन ट्रांजिशंस को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रोनिक ट्रांजिशंस। तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है, उन स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी को कौन एक्सप्लेन करता है, फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो वो दिखाया गया है यहाँ पे। अभी आप ध्यान से देखो, तो ये मेरे पास क्या है, जैसे मैंने बताया हम इस तरीके से लिखते हैं ना, तो 0,0, ठीक है ना, 1,0 2,0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो है 0,0 के बीच में जो ट्रांजिशन हुआ है, कहने का मतलब ये है, 0,0 कहने का मतलब है, देखो V0 से V0 के बीच में जो ट्रांजिशन हुआ है, ठीक है ना, जो V0 के बीच में जो ट्रांजिशन हुआ है वो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी का है। फिर इंटेंसिटी धीरे धीरे घट रहा है। फिर उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड में जो इंटेंसिटी है सबसे ज़्यादा किसकी है, 2,0 की है ना, और उसके आसपास की जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड में देख सकते हैं हम। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास जो भी स्टेट रही होगी, ठीक है ना, ये कंटिन्यूम है, इसके बाद क्या है, कंटिन्यूस स्टेट्स आ गए हमारे पास। ठीक है ना, हायर है, हायर वाइब्रेशनल लेवल से ट्रांजिशन हुआ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो उस केस में इंटेंसिटी ज़्यादा है और फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज। तो ये फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है। अब ये ऐसा क्यों है, ये हमें पढ़ना है। ठीक है ना, ये डिटेल में हमें इसका क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो मेन आइडिया मेरा यही था बताना कि फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल इंटेंसिटी एक्सप्लेन करता है। ठीक है ना, अब इसको हम क्यों ऐसा है ये डिटेल में समझते हैं। तो देखो
ये प्रिंसिपल बेसिकली दो मेन आइडियाज़ पे काम करता है, ध्यान रखना किस पे, दो मेन आइडियाज़ पे। देखो फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल को ना आपको कम से कम 2 बार वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज ही रहोगे इसमें। तो ये प्रिंसिपल दो मेन आइडियाज़ पे काम करता है। पहला, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों आइडिया। फर्स्ट आइडिया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होते हैं ना वो बहुत फास्टर होते हैं न्यूक्लियर मोशन की कंपैरिजन में। अब हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, जैसे सिंपल मैंने ले लिया ए बी मॉलिक्यूल लिया, यानी ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल मैंने लिया है, ठीक है ना। तो ये तो मेरे पास एक एटम होगा, एक एटम ये हो गया, तो इन दोनों एटम के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, समझ में आया, ठीक है ना। तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे वो चेंज नहीं होगा। क्यों? पहला आइडिया क्या कहता है, फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल का, कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बहुत तेज़ी से होते हैं न्यूक्लियर मोशन की कंपैरिजन में। समझ में आई बात। एक तो ये आइडिया है। दूसरा आइडिया देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन डिपेंड्स ऑन द ओवरलैप ऑफ वाइब्रेशनल वेव फंक्शंस। कहने का मतलब ये है, अब देखो ध्यान से, ये मेरे पास ये था ना, अब देखो ये वाइब्रेशनल वेव फंक्शन है v इज इक्वल टू 2 स्टेट में, है ना, और यहाँ पे देख सकते हो ये वाइब्रेशनल वेव फंक्शन है 1 स्टेट में। तो इन वाइब्रेशनल वेव फंक्शन पर भी डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी कि ट्रांजिशन किस स्टेट में होगा और किस स्टेट में नहीं होगा। तो आइए पढ़ते हैं। तो ये दो मेन आइडिया हैं। पहला क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आर मच फास्टर देन न्यूक्लियर मोशन। ठीक है, समझ में आई बात। अब ध्यान से देखो, तो फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल स्टेट्स, ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक मोशन में मॉलिक्यूल इतनी तेज़ी से मूव करता है कि जो वाइब्रेशनल मोशंस होते हैं ना, ठीक है ना, न्यूक्लियाई के अंदर, ठीक है ना, वो बहुत रैपिडली होते हैं, और उसकी वजह से जो इंस्टेंटेनियस, अब देखो मैंने क्या कहा, वाइब्रेशनल मोशन बहुत तेज़ी से होते हैं, समझ में आई बात। तो जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है ना, न्यूक्लियर मोशन होगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में चेंज आना चाहिए, लेकिन न्यूक्लियर मोशन बहुत ही स्लो होता है, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होती है वो सेम रहती है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो पहला क्या है, फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन न्यूक्लियर मोशन रिमेन्स अनचेंज्ड। न्यूक्लियर मोशन में चेंज नहीं आता, बहुत ही रेयर चेंज आता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है इट रिमेन्स अनचेंज्ड। समझ में आई बात। तो पहली तो बात ये ध्यान रखने, दिमाग में एक बार बैठा लो, ठीक है ना। तो वाइब्रेशनल मोशन जब होंगे, ठीक है, अब आप ध्यान से देखना है। अब मैं आपको ये बात को मैं इस डायग्राम से आपको समझाता हूँ। देखो ध्यान से, गौर से देखो, ये ट्रांजिशन हुआ है, कहाँ से हुआ है, v'0 से। ये इस ट्रांजिशन की बात कर रहा हूँ, कहाँ पे गया है, 2 में, है ना, v इसमें गया है, ठीक है। अब देखो जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, यहीं से तो मेज़र करेंगे ये, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितनी है, ये है, आप देख सकते हो। अपर स्टेट में जब मैं गया तो यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है मेरे पास, ध्यान से देखना है, ये, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो देखो ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, ये सेम रही है, चेंज नहीं हुई है बिल्कुल भी। तो पहला ये कहता है कि ट्रांजिशन वही ट्रांजिशन होगा जिसमें ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम। इसको और अच्छे से हम समझेंगे। अभी ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखना है, तो ध्यान से आप देखो, ये मेरे पास क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये क्या लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, ये अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो देखो गौर से देखना है आपको, देखो जो लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है ना, जो उसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो ये है, ठीक है। जो अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है उसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, ये है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ से जब ट्रांजिशन होगा तो मेन बात क्या है, फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल ने कहा था ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस नहीं बदलेगी। तो पार्टिकल पहले यहाँ था, ठीक है ना, तो बिल्कुल हमें कहाँ, इस स्टेट में, यहाँ पे है ना, इस स्टेट में देखो ट्रांजिशन मेरा हुआ है, समझ में आई बात। मैंने क्या कहा, इस स्टेट में क्या हुआ है, ट्रांजिशन हुआ है।
तो ये ए से बी में ट्रांजिशन होगा, ए से सी वाला ट्रांजिशन नहीं होगा, क्योंकि ए से बी में क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या रह रही है, सेम रह रही है। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखो दूसरी बात ध्यान से, आप कहोगे कि डी में क्यों नहीं हुआ, डी में भी तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम रहेगी, है ना। भाई ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ये डी के केस में भी तो सेम रहेगी, डी में नहीं होगा, बी में होगा। ये मैं अभी आपको दूसरा पॉइंट जब समझाऊंगा तो सब तब समझ में आएगा। तो पहला पॉइंट अभी ध्यान बस यही रखना है कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम रहेगी, समझ में आया, ठीक है। अच्छा तो देखो यहाँ पे जो हायर स्टेट है ना, हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, उस केस में क्या है, उसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा है ना। ये केस हमने अभी देखा। यहाँ पे भी देखो गौर से, अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है जो है और लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, उनका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम है, ठीक है ना। देखो आप देख सकते हो थोड़ा सा ना नीचे वाले की कंपैरिजन में यहाँ ऊपर थोड़ा सा इस साइड खिसका हुआ था, है ना, लेकिन ये दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये मेरे पास क्या है, इस इधर ये वाला केस है, ठीक है ना। तो यहाँ से ए से बी में क्या हुआ है, ट्रांजिशन। देखो बिल्कुल ये ट्रांजिशन देखो होगा, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, सेम है। समझ में आई बात, ठीक है ना। सी में नहीं होगा, सी में क्यों नहीं होगा मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। दूसरे पॉइंट से वो चीज़ समझ में आएगी। तो देखो एक बेसिक सी बात यहाँ से समझ में आती है। देखो ए से सी में ट्रांजिशन नहीं हुआ ना, ए से बी में हुआ, तो स्ट्रेट ट्रांजिशन होगा, वर्टिकल ट्रांजिशन होगा, क्रॉस ट्रांजिशन नहीं होगा। क्योंकि यदि हम क्रॉस ट्रांजिशन ले लेंगे तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो चेंज हो जाएगी ना। जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया था, देखो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये है और अपर स्टेट में क्या हो जाएगी ये, तो ये तो ज़्यादा हो गई, जो कि प्रिंसिपल हमारा मना करता है, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो इसका मतलब ये है, फ्रैंक-कोंडोन प्रिंसिपल क्या कहता है कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी। तो इसका मतलब सिंपल से है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व में ना दो इलेक्ट्रॉनिक के बीच में जब ट्रांजिशन होगा ना, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। और वही मोस्ट प्रोबेबल और मोस्ट इंटेंस ट्रांजिशन होगा, ठीक है ना। समझ में आगे बात, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये मैंने अभी बताया है फ्रैंक प्रिंसिपल। लेफ्ट में यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला स्टेट थोड़ा आगे की तरफ है ना, तो उसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा था, और इसमें दोनों सेम है ना, एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ए से बी में ही ट्रांजिशन हुआ है। दूसरा हमारे पास देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन डिपेंड्स ऑन द ओवरलैप ऑफ वाइब्रेशनल वेव फंक्शन। वाइब्रेशनल वेव फंक्शन का ओवरलैप यदि हो गया, क्या हो गया, वाइब्रेशनल वेव फंक्शन का ओवरलैप, मतलब जो लोअर स्टेट में वाइब्रेशनल वेव फंक्शन है और वही वो उसका ओवरलैप अपर स्टेट के वाइब्रेशनल वेव फंक्शन से हो गया, तो हमारा ट्रांजिशन हो जाएगा। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, अभी ध्यान से देखना। देखो जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, है ना। तो देखो वेव फंक्शन हमें क्या बताता है, वेव फंक्शन हमें बताता है उस पार्टिकल के सारी स्पेसिफिकेशन देता है, ठीक है ना। और यदि मैं इसका मॉडुलस ले लूँ और स्क्वायर कर दूँ, तो हमें क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी, उस पार्टिकल के होने की वहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो यदि उस पार्टिकल के वहाँ पे होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो यानी वहाँ पे ट्रांजिशन हुआ है। समझ में आई बात। तो हर स्टेट का देखो ये अपना अपना होता है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जीरो जो स्टेट है ये हमारे पास v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू 3। तो जीरो स्टेट में देखो वेव फंक्शन ये है, यानी मिडल में, क्या कह रहा हूँ मैं, मिडल स्टेट में ना, है ना, यहाँ पर पार्टिकल के होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, और जिसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ही हो गया। यदि पार्टिकल v इज इक्वल टू G1 स्टेट की बात करें, तो देखो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम है, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल के होने की संभावना बहुत ही कम है। समझ में आ गई बात। तो पार्टिकल के होने की संभावना ज़्यादा कहाँ है, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर बहुत ज़्यादा संभावना है। समझ में आई बात, ठीक है। जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वहाँ पर उसकी संभावना क्या है, बहुत ज़्यादा है होने की। यहाँ बीच में ज़्यादा है, यहाँ है। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो वेव फंक्शन जो है ना एक्सट्रीम पॉइंट्स पर क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पर उसकी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कोई डाउट है। अब इस चीज़ को मैं क्लासिकली आपको समझाता हूँ कैसे में ऐसा क्यों है। क्लासिकली आप ध्यान से देखिए,
अब देखो मेरे पास एक पेंडुलम है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व भी तो ऐसे ही बनता है ना। एक जो पेंडुलम है उसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व भी तो ऐसे ही बनता है। तो देखो क्लासिकली ध्यान से देखो, जब इस पेंडुलम को मैं क्या करूँगा, स्विंग कराऊंगा, तो ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है। ये क्या है, उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्योंकि यदि इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती तो ये और ऊपर जाता, जबकि गया नहीं है ऊपर बिल्कुल भी, है ना, नीचे आ रहा है। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पर काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, सबसे ज़्यादा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पार्टिकल बहुत ही स्मॉल मोशन यहाँ पर हो रहा है, तो उसका मतलब वो ज़्यादा समय यहाँ रुकेगा। समझ में आई बात। तो ज़्यादा समय यहाँ रहेगा तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पर होने की संभावना ज़्यादा हो गई। यहाँ पर क्या है, अब लोएस्ट स्टेट में है तो पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ जीरो होती है। समझ में आई बात, ठीक है। अब मैं यहीं से मेजर कर रहा हूँ ना, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जीरो हो गई। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या, काइनेटिक एनर्जी यहाँ से बहुत तेज़ी से निकलेगा, इतनी तेज़ी से निकलेगा पता भी नहीं चलेगा वो यहाँ आया या नहीं आया। इमेजिन करो, समझ में आ रहा है मैं कहना क्या पा रहा हूँ। तो यहाँ पर होने की संभावना कम है। तो एक्सट्रीम पॉइंट पर होने की संभावना मैंने आपको बता दी, हम क्लासिकली किस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेटर वैल्यू जो होगी ये एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हम देख सकते हैं। तो आपने देखा पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे देखो, इसका वैल्यू क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर ज़्यादा है, बीच में कम है, यहाँ कम है ना। ये वेव फंक्शन थोड़ा क्रस्ट जो है ना इसका नीचे की तरफ है, तो यहाँ कम है। तो ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस फाउंड इज ऑफ न्यूक्लियस टू बी फाउंड एट डिस्टेंस अपार्ट, जब वो दूर दूर होते हैं, नहीं यहाँ होते हैं। समझ में आए बात। इट इज़ एविडेंट डेट, जो ये है प्रोबेबिलिटी जो है मैक्सिमम होती है मिड पॉइंट पर। किसके लिए, v इज इक्वल टू जीरो लेवल के लिए, सिर्फ और सिर्फ। तो v इज इक्वल टू जीरो लेवल के लिए क्या है, मैक्सिमम। और एंड नियर द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ हायर एनर्जी लेवल। और टर्निंग पॉइंट कहाँ, यही तो है टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट है। और जो ये हायर लेवल्स में ना टर्निंग पॉइंट पर मैक्सिमम होती है, वही बात कह रहा है। देखो v इज इक्वल टू जीरो में तो मैं बीच में मैक्सिमम हो गई, लेकिन हायर स्टेट्स की बात करें तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पर ज़्यादा होती है। तो फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन होगा ना, वाइब्रेशनल जो ट्रांजिशन होगा, ठीक है ना, आर दोज वो होंगे इन विच द टू टर्निंग पॉइंट्स ऑफ वाइब्रेशनल लेवल्स ऑफ वन एक्सट्रीम स्टेट लाइट लाई एट अप्रोक्सीमेटली सेम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये तो बताया था, एज वेल एज, ये भी अब ऐड हो गया, एज वेल एज ऑफ द टू टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द लेवल ऑफ अदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। वो कह रहा है भाई सेम इलेक्ट्रॉन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो होना ही चाहिए, लेकिन ऊपर वाले का टर्निंग पॉइंट से वो मैच करेगा ना। तब किसको छोड़ के, v इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि v इज इक्वल टू जीरो में तो मिडल में ट्रांजिशन होगा, है ना। समझ में आए बात, समझ में आ गया, ठीक है ना। ये तो फॉर विच द मिड पॉइंट रेदर देन द टर्निंग पॉइंट। अब ऊपर आ जाओ, अब ध्यान से देखो, हाँ देखो, तो ए से किस में ट्रांजिशन हो गया, बी में हो गया, नहीं हो गया, बी में एक्सट्रीम पॉइंट्स पर आ गया, डी पे नहीं गया। समझ में आया, डी पे बिल्कुल भी वो नहीं गया, क्योंकि थोड़ा सा एक्सट्रीम पॉइंट से वो कम पे था। समझ में आ गई बात। तो ये तो बी एक्सट्रीम पॉइंट्स पे ट्रांजिशन में होगा, और यहाँ पर क्या है, तो दोनों के दोनों इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी सेम, टर्निंग पॉइंट पर भी है, तो यही ट्रांजिशन होगा, डी ट्रांजिशन, डी स्टेट में ए से डी में नहीं जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल से आप नीचे हम दिखा सकते हैं आपको। अब ध्यान से देखो, ये v इज इक्वल टू जीरो स्टेट का हो गया, है ना। तो v इज इक्वल टू जीरो स्टेट में आप देखो बिल्कुल मिडल से मिडल में जाएगा, है ना। और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी देखो, ये सेम है और ये सेम है, ये दोनों क्या हो गए, सेम। तो दो फैक्टर ध्यान रखने हैं, एक तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ध्यान रखनी है, ठीक है ना, और एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आ जाओ, इस स्टेट में देखो ये कब हुआ, ये v0 से v0 में कब जाएगा, जब RE बराबर में ये होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये इसी स्टेट में होता है, लेकिन अब ऊपर की तरफ जब जाओगे ना, आप ऊपर की तरफ जब जाएंगे, देखो यहाँ पे ना ध्यान से देखो, अपर स्टेट का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वह ज़्यादा है और नीचे वाले की कम है, ये आगे की तरफ खिसका हुआ है। तो आप कहोगे भाई इससे ऐसे ट्रांजिशन होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए ना।
नहीं, ये नहीं होगा। आप कहोगे भाई 0 से 0 में जाना चाहिए, नहीं, क्योंकि इसमें तो देखो मैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बदल गई, तो ये ट्रांजिशन नहीं होगा। समझ में आई बात? ये ट्रांजिशन नहीं होगा। तो v इज इक्वल टू 0 से इसमें कहाँ गया है, इसमें। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? तो ये मेरे पास ट्रांजिशन होगा। अब देखो, यदि ये मैं उठा के थोड़ा सा इस साइड ले आऊँ ना, खिसका दूँ, अपर स्टेट को थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँ, तो v0 बिल्कुल इसके ऊपर कौन साइड कर जाएगा, तब ट्रांजिशन हो सकता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये है। आगे चलते हैं। अब देखो, केस ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस चेंजेस। अब 3 चेंजेस हमने बेसिकली जो पढ़ने हैं, ध्यान से देखो। एक तो पहला ही केस है, देखो ये जो पहला केस आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आर ई इक्वल है ना, ये ऑक्सीजन का केस है। ये दोनों केस किसके हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के हैं, और ये किसका है, आयोडीन का केस है। तो आइए देखते हैं, अब ध्यान से देखना है। तो इस केस में क्या है, आर बराबर आर ई डैश है ना। तो देखो, तो बिल्कुल ये सेम होगा और ये सेम होगा, और ये बिल्कुल इसके बीचों बीच वेव फंक्शन यहाँ सेम हो जाएगा ना, ठीक है ना, ओवरलैप करेगा, तो ये ट्रांजिशन आ गया। इसके अलावा जो ट्रांजिशन होंगे, ये मैक्सिमम ट्रांजिशन होगा। इसके अलावा आप देख सकते हो 1 0 3, मतलब 0 से 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, वो कम इंटेंसिटी के आएंगे। समझ में आया? अब यहाँ ध्यान से देखो, देखो अपर स्टेट थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसका मतलब अपर स्टेट जो है ना, अपर स्टेट जो है यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, कम है। कौन ज़्यादा है फिर, लोअर स्टेट है ना। आर डबल डैश से लोअर स्टेट है ना, डिपेंड कर वो लिखते हैं, ये है। तो v0 से हमने ट्रांजिशन दिखाया, तो देखो एक्सट्रीम पॉइंट पर जाकर मिला नहीं मिला। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस भी क्या है दोनों का, सेम इंटरन्यूक्लियर, और टर्निंग पॉइंट्स पर मिला है, तो यही ट्रांजिशन सबसे मैक्सिमम होगा। और इसके अलावा जो ट्रांजिशन होंगे आप देख सकते हो, ये जो है ना, 0 से किस में गया है, 2 में, ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं ना। तो देखो, जो अपर स्टेट था वो 2 था, और लोअर स्टेट हमारे पास यहाँ क्या है, 0 है, ठीक है ना। और इसके अलावा देखो ये क्या है, कम ट्रांजिशन है, ठीक है। कोई डाउट है? अच्छा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का एक और केस है, कौन सा, ध्यान से देखो। इसके में क्या है, अपर स्टेट थोड़ा सा राइट हैंड साइड में खिसका हुआ है ना, तो अपर स्टेट जो है ज़्यादा है लोअर स्टेट से। अब यहाँ पर क्या है, v डबल डैश 0 है, कहाँ उसके बिल्कुल से ट्रांजिशन ऊपर की तरफ गए जब हम, तो ये यहाँ पर मेरा इस पर मिल गया जाके। दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी सेम है, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर भी मिला है, तो ये होगा। अब एक ऐसा केस यदि आ जाए, ये इधर और ज़्यादा ले जाऊँ, देखो इमेजिन करो, ये अपर स्टेट थोड़ा और इधर ले जाऊँ, तो ये केस आ जाएगा मेरे पास, है ना। मतलब हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट बहुत ज़्यादा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उस केस में क्या बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा दूर है। तो इमेजिन करो, ये जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है ना, ये तो फिर और ऊपर जाके मिलेंगी ना। ये तो देखो, ये जितना ज़्यादा इधर जाएगा, ये और उतनी ज़्यादा ऊपर मिलेगी। यानी यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूम स्टेट्स होती है, मतलब बहुत पास पास स्टेट होती है। क्या होती है, बहुत ज़्यादा पास पास स्टेट होती है ना। v इज इक्वल टू इनफाइनाइट का केस आ जाएगा, यानी कंटिन्यूस की हम बात करने लगेंगे। वहाँ पर एनर्जी क्या हो जाती है, कंटिन्यूस। यहाँ पर देखो देखो, वहाँ पर क्या स्टेट बहुत पास पास आ गई, तो वो कंटिन्यूस केस आ जाता है ना, एनर्जी बहुत पास पास आ गई, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, ये एनर्जी हो सकती है बस, तो ये डिस्क्रीट केस है। तो जितना v ज़्यादा होगा तो कंटिन्यूम केस है। तो वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, देखो। तो ये जब बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो ये बिल्कुल जाके मतलब कंटिन्यूस केस पर आ जाएगा, ठीक है ना। और उससे कम के जो ट्रांजिशन होंगे, है ना, उससे कम लेवल पर जो ट्रांजिशन होंगे वे डिस्क्रीट होंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये कंटिन्यूस केस होगा, ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंटेंसिटी का, और धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझ में आया? ये आयोडीन का केस था हमारे पास। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, वैसे अभी मैंने समझाया है। अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हैविंग सेम इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एज लोअर, तो फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल सजेस्ट दैट ट्रांजिशन ओकर्स वर्टिकली इन द डायग्राम। समझ में आए के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट, ये मैं ऑलरेडी डायग्राम की मदद से आपको ये चीज़ें
समझा चुका हूँ, ठीक है ना। ये सेकंड केस भी मैंने अभी बताया है और ये थर्ड केस भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब थर्ड केस में देखो एक चीज़ तो ध्यान रखने वाली है कि ट्रांजिशन कैन ओकर टू स्टेट वेयर द एक्साइटेड मॉलिक्यूल हैज़ एनर्जी इन एक्सेस ऑफ इट्स ओन डाइसोसिएशन एनर्जी। कहने का मतलब है मॉलिक्यूल के पास इतना एनर्जी होता है कि वो डाइसोसिएशन स्टेट के जितना हो जाएगा यदि ये स्टेट आ जाए ना। भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कंटिन्यूस स्टेट है, कंटिन्यूस केस आ गया हमारे पास, स्टेट से बाहर ही चला जाएगा मॉलिक्यूल यदि उसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी इस केस में, तो यहीं पे तो ट्रांजिशन करेगा और ये ट्रांजिशन पॉसिबल होगा हमारे पास फ्रैंक-कोहन प्रिंसिपल के हिसाब से। समझ में आया मैंने क्या कहा। तो ये डाइसोसिएशन का केस आ जाता है हमारे पास, है ना। यदि इस केस में हम इतना एनर्जी दे देंगे तो मॉलिक्यूल डाइसोसिएट भी हमारा कर सकता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार, ठीक है।